चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? सब मस्त, शानदार, जबरदस्त, सब एकदम अच्छे में, मज़े में। चलो, तो आज से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला और क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बहुत दिनों के बाद हम लोगों का आज फाइनली लाइव क्लास चालू हो ही गया, जिसका हम लोगों को इंतजार था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ा, लेकिन अब आ गए हैं। तो डेली अपनी लाइव क्लास मिलती रहेंगी और हम लोग इसी तरह से रोज़ लेक्चर आपको अपलोड करते रहेंगे। तो सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ते जाएं। अभी 3-4 दिन मैं रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा, देन उसके बाद हम लोग लाइव क्लास में रोज़ जुड़ते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपने तैयारी में मस्त होंगे। अब किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अब हम लोग फिजिकल के जो चैप्टर हैं उनको पहले ख़त्म करेंगे, देन उसके बाद और भी जो चैप्टर बचेंगे उनको भी हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए भाई, सभी लोग देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला अपना चैप्टर का नाम क्या है बेटा? अपने चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? मोल कॉन्सेप्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसी चैप्टर का दूसरा नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग जो बेसिकली पहला चीज़ या पहला चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं, इसमें हम लोग जानते हैं सबसे पहले पदार्थ। क्या बेटा? पदार्थ। सबसे पहला जो है हमारा वो क्या है? पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटर। क्या बोलते हैं बेटा? मेटर। तो फर्स्ट टर्म क्या है? मेटर या पदार्थ। तो क्या होता है पदार्थ? व्हाट इज मैटर? पदार्थ क्या है? तो नॉर्मल या सिंपल बात करें तो कोई भी वस्तु, क्या? कोई भी वस्तु जो द्रव्यमान रखती है और कुछ ना कुछ स्थान ऑक्यूपाई करती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये हमारा मार्कर, ये अपना मार्कर क्या है? ये अपना मार्कर मेटर है। तो भाई इसको अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ अपने हाथ पे, तो ये कुछ ना कुछ तो स्पेस, कुछ ना कुछ जगह क्या करी? कवर की ना। और इसका कुछ तो मास होगा, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, ऐसा कुछ तो मास होगा। तो पदार्थ क्या होता है? वह पदार्थ या वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और वह कुछ स्थान घेरती है। क्या? वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और वह कुछ ना कुछ स्थान घेरती है या ग्रहण करती है, जिनको हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। अब सर बोलोगे कि इंद्रियों से कैसे महसूस कर सकते हैं? तो देखो, सब चीज़ों को विजुअलाइज करना, देखना प्रैक्टिकली, प्रायोगिक संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जनरली होता क्या है, जैसे हम लोगों को पता है कि एक वायर है, एक तार है, उसमें करंट, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन क्या वो हमें दिखाई देगा? क्या? नहीं। लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। अगर वायर को कट करके टच करें तो हमें महसूस होगा, लेकिन देख नहीं सकते। तो पदार्थ जो है ये भी कुछ ऐसा ही है। हम इसको पांचों इंद्रियों से, क्या क्या? आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया और अपनी त्वचा हो गई, इनसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ। जैसे सभी को पता है कि एटम, परमाणु, सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे सूक्ष्मतम इकाई है पदार्थ की। और उस परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या आज तक तुम्हें कभी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिखाई दिया है? क्या? नहीं। लेकिन एज्यूम कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं कि कैसा होता होगा इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो पदार्थ क्या होता है? वह वस्तु जो कुछ स्थान ग्रहण करती है और उसका द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्या? मैं क्या लिखता हूँ? कोई कोई वस्तु, कोई वस्तु जो, कोई वस्तु जो स्थान, कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, तथा तथा उसका तथा
उसका द्रव्यमान होता है, तथा उसका द्रव्यमान होता है, तथा उसका द्रव्यमान होता है, तथा उसका द्रव्यमान होता है, जिसे 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 हम अपनी जिसे हम अपनी इंद्रियों से या सेंसरी ऑर्गन बोल सकते हैं, अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, दो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या क्या बेटा? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या? उसका मास होना चाहिए, यानी कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, साथ ही साथ उसका कुछ द्रव्यमान हो, और उनको हम लोग देख तो नहीं सकते, लेकिन अपने पांचों इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ की डेफिनेशन सभी को क्लियर है। अब हम लोग पदार्थ को क्या करते हैं बेटा? पदार्थ को डिवाइड कर देते हैं। पदार्थ पदार्थ के प्रकार क्या? पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार। तो ये जो पदार्थ का प्रकार है, ये किसके आधार पे है बेटा? ये है भौतिक, ये है भौतिक अवस्था के आधार पर। ये उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ, आप लोग क्लास 10th तक पढ़े होंगे कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। क्या क्या? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, क्लास 10th तक, कक्षा 10वीं तक पदार्थ के तीन प्रकार वहाँ पे सही था। अब हम लोग हायर क्लास में आ गए हैं बेटा, क्लास 11th, क्लास 12th में आ गए हैं। तो अब हमें पदार्थ की 5 अवस्थाएं बतानी होंगी। होने के लिए तो बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं, 9 होती हैं, 11 होती हैं, 21 भी होती हैं। लेकिन अभी हम लोग क्लास 11 12th के बिहाफ पे बात करें तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं, कितनी बेटा? 5 अवस्थाएं। होने के लिए 21 अवस्थाएं तक होती हैं, लेकिन अभी आपको क्लास 11th और 12th के बेसिस पे 3 नहीं बताना है। कितने बताने हैं? 5। तो भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं बेटे? पदार्थ के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से? तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहला आप लोगों को पता है, ठोस। सबसे पहला क्या है बेटा? ठोस। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सॉलिड। दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? द्रव। उसको क्या बोलते हैं? द्रव या लिक्विड। तीसरा क्या है बेटा अपना? गैस। तीसरा क्या है? गैस। चौथा जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और जो पांचवा है उसको हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सॉलिड यानी ठोस, द्रव, गैस, इसके बारे में तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। अरे बोलो भाई, क्या ठोस, द्रव, गैस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होते हैं? तो प्लाज्मा देखो मेनली कहाँ होता है? सन में। सन का जो मेन पार्ट होता है उसमें होता है प्लाज्मा, जहाँ का टेम्परेचर लगभग 10 की पावर 9 केल्विन तक होता है। जिसका टेम्परेचर 10 की पावर 9 केल्विन होता है। तो सन का जो पार्ट होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोर और एक होता है प्लाज्मा। तो वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? 10 की पावर 9 केल्विन। मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। तो जो अपने यहाँ पर 47 डिग्री 49 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है तो धुआं निकल जाता है। अरे हाँ ना, बोलो भाई। तो सोचो सन के पास 10 की पावर 9 केल्विन, इतना टेम्परेचर,
इतना टेम्परेचर अगर व्यक्ति को मिल जाए तो व्यक्ति तो शहीद हो जाएगा। तो इतना टेम्परेचर कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ सन के प्लाज्मा में। प्लाज्मा में सन के दो पार्ट होते हैं, एक कोर होता है, एक प्लाज्मा। फिजिक्स में वो पढ़ाया जाता है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली अभी बात नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पे 5 प्रकार के पदार्थ है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो हम लोग बेसिकली ठोस, द्रव और गैस की बात करते हैं। तो ये बताओ, ठोस में जो अणु होंगे, ठोस में ये मान लेते हैं कि ठोस के क्या हैं, ये ठोस के अणु हैं। तो ठोस के अणु आपस में बहुत टाइट पैक होंगे, तो इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो इनके आकर्षण को बोलते हैं इनके आकर्षण को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या अंतर आणविक आकर्षण बल, शॉर्ट में बोलेंगे IMF। तो ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। जब ठोस के अणु पास पास होंगे तो उनमें आकर्षण बहुत ज़्यादा होगा। जब अणु पास पास होंगे, आकर्षण ज़्यादा होगा, तो बताइए क्या वो ठोस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ठोस तो है ही, इसके साथ साथ ठोस जो होता है, ठोस में इनका ठोस का जो आकार होता है, क्या क्या? आकार व आयतन, आकार और आयतन ये निश्चित होता है। आकार व आयतन क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। ये आकार और आयतन क्या होगा? इनका फिक्स होगा, निश्चित होता है, ये चेंज नहीं होता है। जैसे जैसे जनरली अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये हमारे पास एक स्टील का बॉटल है, ठीक है, ये स्टील का बॉटल है। अब इस बॉटल को मैं चाहूँ तो क्या इसे हाथ से प्रेस करके इसके आकार और आयतन को चेंज कर सकता हूँ क्या? अगर ये गोला है तो इसको चौकोर बना सकते हैं क्या? चपटा बना सकते हैं क्या? पटरा के जैसा? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं। हैमर लेके इसको कूट दो, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन जनरली अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो क्या मैं इसको हाथ से ऐसे प्रेस करके इसको चपटा कर सकता हूँ क्या? क्या इसके शेप और साइज को चेंज कर सकता हूँ? नहीं। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, फिक्स होता है, ये चेंज नहीं कर सकते। नॉर्मल कंडीशन की बात करें, सामान्य कंडीशन की बात कर रहे हैं। होने के लिए हो सकता है कुछ भी इस दुनिया में। अरे हाँ ना बोल भाई। चलो, तो ये तो हो गया ठोस। अब उसके बाद मैं अगले एग्जाम्पल की ओर चलता हूँ, द्रव। द्रव की अगर बात करें तो द्रव में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो होगा, लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, वो थोड़े दूर होंगे। तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर आकर्षण थोड़ा कम हो जाएगा। जब आकर्षण थोड़ा सा कम हो जाएगा तो इनके अणु दूर दूर रहेंगे। तो इनमें अणु अगर दूर दूर रहेंगे तो द्रव का तो आयतन, क्या? द्रव का आयतन ये तो फिक्स रहता है, द्रव का आयतन फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। लेकिन आकार ये क्या हो जाता है? ये अनिश्चित होता है। ये क्या होगा? वेरिएबल होगा या अनिश्चित होगा। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। कैसे सर? हमें समझ नहीं आया। आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित, ये कैसे? सुनो एग्जाम्पल सुनो। हमने क्या किया? एक ग्लास लिया, ठीक है, एक ग्लास लिया। तो सुनो, हमने एक ग्लास लिया, तो ये लो भाई एक ग्लास लेते हैं, ये ये एक ग्लास ले लिए, ठीक है। अब इस ग्लास में मैं क्या करूं? अपने इस बोतल के पानी को, इस बोतल में पानी है, ये अपने पास ग्लास, ठीक है। तो ये बताओ, अगर इसके पानी को मैं अभी इस ग्लास में डाल दूं तो बोतल में मान लेते हैं कि पानी कितना है? 1 लीटर। तो पानी तो 1 लीटर ही रहेगा ना। ग्लास में डाल देंगे, जब इसको ग्लास में पलट देंगे, ग्लास में डाल देंगे तो पानी तो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन शेप अब चेंज हो जाएगा। अब आकार, अब शेप कैसा हो जाएगा? ग्लास के जैसा। पहले कैसा था शेप? बॉटल के जैसा। तो जब बॉटल के पानी को इसमें डाल दिए तो पानी तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन अब शेप कैसा हो जाएगा? ग्लास के जैसा। पहले शेप कैसा था? बॉटल के जैसा।
मान लो मैंने इसी पानी को थाली में डाल दिया, मान लो मैं इस पानी को किस में डाल दिया, थाली में। तो जब इस पानी को थाली में डाल दिए तो अब शेप कैसा हो जाएगा, थाली के शेप का। लेकिन पानी तो 1 लीटर ही रहेगा ना भाई, क्या पानी 5 लीटर हो जाएगा क्या, नहीं। मान लो मैं इस बॉटल के पानी को, मान लो मैं इस बॉटल के पानी को, इस बॉटल के पानी को मैं एक बाल्टी में डाल दूं, तो अब पानी का शेप कैसा हो जाएगा, बाल्टी के आकार का। लेकिन क्या ये 1 लीटर पानी 10 लीटर हो जाएगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब आयतन तो फिक्स है, कितना, 1 लीटर, वॉल्यूम फिक्स है, 1 लीटर पानी है। लेकिन हर बार क्या बदल रहा है, इसका इसका आकार बदलते जा रहा है। जब बॉटल में था तो बेलनाकार शेप में था, जब हमने थाली में डाला तो वृत्ताकार शेप में हो गया, जब हमने बाल्टी में डाला तो बाल्टी का शेप ले लिया। तो जिसमें डालेंगे वैसा आकार ग्रहण कर लेता है। तो पानी का आयतन 1 लीटर फिक्स है, लेकिन आकार हर बार बदलते रहता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है, अरे बोलो, अरे बोलो भाई, क्या ये बात सभी को क्लियर है। तो चलो अब आ जाते हैं कहाँ, थोड़ा सा गैस की ओर। तो गैस पे हम लोग बात करते हैं। तो ये बताइए हमें गैस के बारे में। ये प्लाज्मा का है भाई, ये प्लाज्मा का थोड़ा ध्यान रखना, इसको इधर, गैस का मैं इधर लिख दे रहा हूँ। गैस का आकार, गैस का आकार और आयतन, गैस का आकार व आयतन, ये दोनों ही क्या होगा, अनिश्चित। ये दोनों ही क्या होगा, अनिश्चित होगा। ये दोनों ही वेरिएबल होंगे। ये दोनों ही क्या होंगे बेटा, वेरिएबल होंगे। दोनों ही क्या होंगे, अनिश्चित होंगे, या दोनों ही वेरिएबल होंगे। अनिश्चित या दोनों ही वेरिएबल होंगे। क्यों सर, क्यों, कैसे, हमें समझ नहीं आया, थोड़ा समझाइए। तो सुनो, जैसे मान लो हमने एक छोटा सा स्प्रे लिया, ड्यू लिया, इतना सा स्प्रे या ड्यू लिया, और हमने क्या किया, उसको 1 लीटर के सिलेंडर में उसको भर दिया। तो अब बताओ, इतने छोटे से सीसी में, बॉटल में स्प्रे या ड्यू जो है वो कितना रहा होगा, 250 ml। उसको हमने 1 लीटर बॉटल में भर दिया, तो अब उसका शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज हो गया। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर, क्योंकि वो पूरे जगह को कवर कर लेगा। मान लो उसको स्प्रे हमने कर दिया पूरे रूम में, उसको स्प्रे कर दिया एकदम धाए से, पूरा रूम में खुल गया। जब उसको पूरे रूम में खोल दिए तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पूरे रूम का वॉल्यूम हो जाएगा। अब शेप कैसा हो जाएगा, इस रूम के जैसा क्यूबाइडल शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इस रूम के जैसा क्यूबाइडल शेप हो जाएगा। तो क्या ये बात सभी को क्लियर है। गैस में आकार और आयतन दोनों बदल जाते हैं। द्रव में आकार तो बदलता है लेकिन आयतन निश्चित रहता है। ठोस में दोनों ही फिक्स रहते हैं, कोई नहीं बदलता। IMF की अगर बात कर ले बेटा, तो ये देखना, इधर पे मैं बता दे रहा, IMF इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो गैस के अणु तो और दूर दूर होंगे, तो IMF इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का क्रम सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठोस में। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ठोस में। उसके बाद किस में होगा, उसके बाद सबसे कम अट्रैक्शन द्रव में, और सबसे कम अट्रैक्शन किस में होगा, गैस में। और ये जितना अट्रैक्शन कम होगा और उतने ही दूर दूर भागेंगे, उतने ही दूर दूर जाएंगे। तो यहाँ पर IMF इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतर आणविक आकर्षण बल, क्या, अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे प्रबल, स्ट्रॉन्ग किस में होगा, ठोस में। फिर उसके बाद द्रव, और सबसे कम किस में होगा, गैस में। इसीलिए तो गैस के अणु दूर दूर होते हैं, इसीलिए तो गैस के अणु दूर दूर होते हैं। तो यहाँ तक की बात क्या सभी को क्लियर है भाई, अरे बोलो, क्या यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है, क्या यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है। चलो अगला जो है अपना पॉइंट, अगला, ये तो भौतिक अवस्था के आधार पे पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अवस्था के आधार पे। तो रासायनिक अवस्था के आधार पर हम लोग पदार्थ के प्रकार देख रहे हैं। तो रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ, रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ। तो रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने होते हैं, 2 प्रकार के। कितने होते हैं बेटे,
दो प्रकार के। कितने होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से सर? कौन कौन से? तो एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण ये भी फिर अलग अलग हो जाएंगे। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होगा, एक तो होता है तत्व और एक होता है यौगिक। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। उसी तरह मिश्रण भी दो प्रकार का हो जाएगा, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। एक होता है विषमांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो अपने पास जो हमने बताया कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? रासायनिक अवस्था के आधार पे। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, एक तो होता है तत्व, दूसरा यौगिक। मिश्रण भी दो प्रकार के, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि बेसिकली तत्व और यौगिक क्या होते हैं, फिर देखेंगे मिश्रण, समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो चलो जल्दी से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। ये इसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक है। तो तत्व किसे बोलेंगे बेटा? तत्व यह केवल यह केवल एक ही प्रकार के यह केवल एक ही प्रकार के पदार्थ, यह केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर, यह एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। यह केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना, जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल जैसे सोडियम हो गया। तो सोडियम किससे बना होगा? सभी सोडियम परमाणुओं से मिलकर बना होगा। जैसे अगर बात करें अगला अगर बात करें, जैसे आयरन किससे बना होगा? आयरन परमाणुओं से। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन किससे बना होगा? ऑक्सीजन परमाणुओं से। सोडियम की बात करें, सॉरी नाइट्रोजन की बात करें तो किससे बना होगा? नाइट्रोजन परमाणुओं से। किससे बना होगा? नाइट्रोजन परमाणुओं से। यौगिक, अगर यौगिक की बात करें तो ये एक ही यह दो या दो से अधिक, यह दो या दो से अधिक प्रकार, यह दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों से एक निश्चित एक निश्चित अनुपात एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनता है। 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 जैसे उदाहरण देखना, एग्जाम्पल देखना, हमने ले लिया H2O। तो H2O में हाइड्रोजन कितना? 2, ऑक्सीजन कितना? 1। तो 2:1 में ये मिलके बनेंगे। उसी तरह और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल यौगिक के क्या ले सकते हैं? CO2। और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? SO2। तो ये सब क्या है? इसमें देखोगे तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिलकर के बना है। इसमें एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिलकर बना है। इसमें दो ऑक्सीजन 1 कार्बन मिलकर बना है। इसमें एक सल्फर 2 ऑक्सीजन मिलकर बना है। तो ये दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर, यानी इनसे मिलकर के ये बनता है। अगला बात करें अगर मिश्रण की, तो मिश्रण क्या होता है बेटा? मिश्रण समांगी मिश्रण मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयवी कण
पूर्ण रूप से सभी अवयवी कण पूर्ण रूप से सभी अवयवी कण पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। मतलब इनको भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण, मान लो हमने क्या ले लिया, दारू C2H5OH, और इसको डाल दिया पानी में H2O में। तो दारू और पानी को आपस में क्या कर दो, मिला दो। दारू और पानी को आपस में मिला दो, तो क्या इनको वापस से अलग कर सकते हो क्या? तुम्हारा मन किया कि सर दारू को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो, हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एल्कोहल, दारू के सभी कण वाटर में कंप्लीटली मिल गए हैं, तो उसको ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयवी कण पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। जैसे एल्कोहल और वाटर, ये आपस में मिल गए हैं, अब ये कभी अलग नहीं कर सकते, भौतिक विधियों से नहीं कर सकते। भौतिक विधि मतलब इनको छान कर, कि छन्नी लेके आओ सर, दारू और वाटर को अलग कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इनको भौतिक विधियों से छान कर या गर्म करके या सुखा करके ऐसा अलग नहीं कर सकते। और अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें, तो और इसमें एग्जाम्पल ले लो, इसमें नमक ले लो, NaCl, नमक और पानी, नमक और पानी, NaCl, नमक और पानी, तो ये अलग नहीं होगा। बिस्मांगी मिश्रण इसका उल्टा है। ऐसा मिश्रण ऐसा मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें जिसमें सभी अवयवी जिसमें सभी अवयवी कण जिसमें सभी अवयवी कण पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से मिश्रित पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते नहीं होते हैं पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या ले लें, पानी ले लें, H2O, पानी और रेत, बालू मिला दो, पानी और रेत, या पानी ले लो और इसमें क्या डाल दो, ऑयल डाल दो, तेल डाल दो बेटा, तेल, क्या डाल दो, तेल। तो क्या ये कभी मिश्रित होगा क्या? ये बताओ, क्या ये कभी मिश्रित होगा? पानी और रेत मिला दो, क्या ये कभी मिश्रित होंगे? नहीं। पानी और तेल मिला दो, क्या ये कभी मिश्रित होंगे क्या? नहीं। तो बिस्मांगी मिश्रण को हम लोग छान करके या भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं। जैसे पानी में बालू हमने मिला दिया, अब छन्नी लेके आओ, बालू को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो। या तुम लोग देखे होगे तो एक गिलास में बालू को मिक्स कर दो, कुछ देर बाद पानी को छोड़ दो, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद देखोगे तो पानी ऊपर तैरते रहता है और बालू नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो उससे मिश्रण को क्या बोलते हैं? बिस्मांगी मिश्रण। तो बिस्मांगी मिश्रण को भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं, क्योंकि पूरे कण एक दूसरे में नहीं मिलते। जैसे तेल और पानी कभी मिलता नहीं है, कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि मिलता है, लेकिन मिलता नहीं। जैसे सब्जी में अगर तुम तेल बहुत डाल दो, तो कुछ टाइम तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तेल मिक्स हुआ है या नहीं, लेकिन जैसे ही तुम्हारा सब्जी बन जाएगा, फिर देखना तेल ऊपर कढ़ाई में तैरने लगता है, और उसको अलग भी कर देते हैं लोग। तो ऐसा होता है। तो वो मिश्रण कैसा है? बिस्मांगी। पानी और दारू, या पानी और नमक, पानी और ग्लूकोज, पानी और यूरिया, इन सभी का विलयन क्या है? समांगी। इनको छान कर या सुखा कर या धोकर अलग नहीं कर सकते। तो समांगी मिश्रण में पदार्थों को भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते, बिस्मांगी में कर सकते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट करेंगे। 10 सेकेंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा, मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट करें जल्दी, और अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला देखते हैं क्या है।
कर लिए हो तो चलो इसको रब करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। चलो रब कर देते हैं और आगे की ओर चलते हैं। थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें के बाद फिर में धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस सभी लोग, वापस वापस। चलो अब देखते हैं अगला अपना क्या है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं और उसके बाद हम लोग उसको अच्छे से प्रोसेस करते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो क्वेश्चन है आपका सही, यही चल रहा है क्या? ये ठीक है। सही जोड़ी, सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए, क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो सही जोड़ी मिलाइए, क्वेश्चन क्या क्या है वो देखना। इधर पे हमने लिख दिया है 1 2 3 4। ठीक है, इधर पे क्या क्या लिखते हैं? इधर लिख रहे हैं तत्व, इधर पे लिख रहे हैं यौगिक, इधर पे लिख रहे हैं समांगी, और ये विषमांगी। ठीक है, और इधर पे हम लोग कर दे रहे हैं क्या? इधर पे हम लोग लिख रहे हैं PQRS। ठीक है, और PQRS के सामने इधर पे लिखते हैं हम लोग क्या? जल प्लस रेत। इधर पे हमने लिख दिया जल प्लस रेत, और इधर पे लिख देते हैं क्या? सोडियम और क्लोरीन। इधर पे हमने क्या लिख दिया अगला? इधर पे लिख देते हैं इधर पे लिख देते हैं CO2, और इधर पे लिख देते हैं हम लोग जल प्लस एल्कोहल, जल प्लस एल्कोहल। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें 5 सेकेंड के अंदर में क्या आंसर आएगा। 1 2 3 4 PQRS क्या होगा आंसर, ये बताना है। जल्दी से सभी लोग आंसर हमें बता दें, जल्दी 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 जल्दी। चलो बहुत सही बहुत सही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो आ जाओ आंसर। तत्व, फर्स्ट का आंसर तत्व, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा भाई? तत्व, सोडियम और क्लोरीन तत्व होते हैं, तो फर्स्ट का आंसर क्यू। सेकेंड का आंसर, सेकेंड का आंसर क्या होगा? यौगिक, यौगिक क्या है? CO2, तो आर। थर्ड, थर्ड का आंसर क्या होगा भाई? थर्ड में बोला है समांगी मिश्रण, तो जल और अल्कोहल क्या होते हैं? समांगी, तो थर्ड का क्या हो जाएगा? एस। थर्ड का क्या हो जाएगा? एस। और फोर्थ, फोर्थ का क्या होगा भाई? फोर्थ का क्या होगा? फोर्थ में विषमांगी है, तो जल और रेत यानी पी। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। फर्स्ट का क्यू, सेकेंड का आर, थर्ड का एस, फोर्थ का पी। क्या ये बात सभी को क्लियर है? चलो ये बात क्लियर है, तो अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या? वो महत्वपूर्ण बात है हेडिंग कुछ महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक परिवर्तन। क्योंकि ये बेटा आगे चैप्टर में आपको बहुत दिक्कत करेगा, इसलिए हम लोग अभी समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, ताकि ताकि हम आगे सारे क्वेश्चन कर सकें। तो कुछ महत्वपूर्ण मात्रक परिवर्तन हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला जो है अपना, सबसे पहला वो है लंबाई। वो क्या है? लंबाई। सबसे पहली यूनिट क्या है? लंबाई।
तो लंबाई को हम लोग देख रहे हैं। लंबाई में मेनली हम लोग सबसे पहला बात करें किसकी, 1 किलोमीटर की। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है बेटा, 1000 मीटर। 1000 मीटर। और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डीएम। डीएम डायरेक्ट मैसेज नहीं है, डीएम का मतलब, डीएम मतलब डेसीमीटर। अगला 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 1 डेसीमीटर डीएम इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल 10 सेंटीमीटर। और अगला 1 एंगस्ट्रॉन्ग। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये याद रखना है आपको, आगे अभी हमारे काम आएगा। अब टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल कितना, 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 मीटर। उसी तरह 1 नैनोमीटर। अच्छा, इसको एंगस्ट्रॉन्ग बोलते हैं भाई। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉन्ग। 1 नैनोमीटर, इसको क्या बोलेंगे, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर शॉर्ट में इक्वल कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। 1 पीएम, इसको बोलते हैं पिकोमीटर। पिकोमीटर, तो शॉर्ट में पीएम बोलते हैं। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। उसी तरह 1 फर्मी, एफ शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम क्या है, फर्मी। तो 1 फर्मी इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये हमें आगे बहुत काम आएंगे, ये आगे हमें बहुत काम आएंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ ले रहे हैं कि क्या क्या है। तो ये हो गया हमारा। अब कन्वर्ट कैसे करना है, किसको करना है, ये अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है। बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही नॉर्मल और इजी तरीका है। अभी हम लोग सीखेंगे, बहुत ही शॉर्ट और आसान तरीका हम आपको बताएंगे अभी, टेंशन मत लो। दूसरी जो है अपने पास, दूसरी क्या है, दूसरी है अपने पास द्रव्यमान। दूसरी क्या है बेटा, द्रव्यमान। दूसरी है अपने पास द्रव्यमान। तो द्रव्यमान या मास, तो सबसे पहले क्या, 1 टन। 1 टन इक्वल कितना होता है, 1000 kg। 1 टन बराबर कितना होता है, 1000 किलो। और फिर 1 क्विंटल, क्या, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल इक्वल होता है 100 kg। और 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम। और 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम। मिलीग्राम, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं mg, मिलीग्राम। 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। एक और आपको याद रखना है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। या अगर ग्राम में बोले तो कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल करके देख लेंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं। अगला अपने पास क्या है, पहला हो गया लंबाई,
दूसरा क्या है, द्रव्यमान। तीसरा हम लोग देखने वाले हैं आयतन। तीसरा क्या देखने वाले हैं बेटा, आयतन। तो तीसरा नंबर अपने पास है आयतन। तो आयतन को अब हम लोग देखने वाले हैं। तो अब सुनो, आयतन में कैसे करना है, क्या करना है। आयतन में सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है 1 मीटर क्यूब। क्या, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। क्या होता है, 1000 लीटर, या इसी को बोल देते हैं 10⁻³ लीटर। और 1 लीटर, 1 लीटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं डेसीमीटर क्यूब। इसी को क्या बोलते हैं, डेसीमीटर क्यूब। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर बोल दो या डेसीमीटर क्यूब बोल दो, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, डीएम का क्यूब। इक्वल कितना होता है बेटा, 1000 ml। कितना, 1000 ml। और ध्यान रखना, 2-3 यूनिट और आएंगे। चाहे तुम्हें ml बोल दे 1 ml, या बोल दे 1 cc, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, या बोल दे 1 सेंटीमीटर क्यूब। तीनों एक ही बात होती है। ml बोल दो, cc बोल दो, सेंटीमीटर क्यूब। cc को ही सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। सीसी को शॉर्ट में बोलते हैं, सीसी को शॉर्ट नाम क्या है दूसरा इसका, सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का दूसरा नाम सेंटीमीटर, तो ये भी तो वही है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखना, चाहे आपको 1 लीटर बोले या 1 डेसीमीटर क्यूब बोले, एक ही बात है। और आपको 1 ml बोले या 1 cc बोले या 1 सेंटीमीटर क्यूब बोले, तीनों एक ही बात है। तो ये 3 चीज़ें एक जैसी ही होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहली बात हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो ये, क्या, अगर लार्ज, अगर बड़े यूनिट, लार्ज यूनिट से कहाँ जा रहे हो, छोटे यूनिट, छोटे स्मॉल इकाई में, छोटे यूनिट में, स्मॉल में जा रहे हो, लार्ज से कहाँ जा रहे हो, स्मॉल यूनिट की ओर, लार्ज से स्मॉल, तो क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, वहाँ पर गुणा करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई, गुणा। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब लार्ज से स्मॉल में जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे। कितने का गुणा करेंगे सर, कैसे हमें पता चलेगा कितने का गुणा करना है, बहुत ही आसान है। सुनो, लार्ज से स्मॉल में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, कितने का करना है, बहुत आसान है। ये तुम्हें पता होना चाहिए कौन किसके बराबर होता है, कौन किसके इक्वल होता है। अगर ये तुम्हें पता है तो यहाँ पर काम हो जाएगा। अब सुनना, एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एग्जाम्पल जैसे हमें दे रखा है, क्या, 7 लीटर को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, ml में। 7 लीटर को ml में। तो 1 लीटर इक्वल कितना होता है, ये देखो, 1 लीटर होता है 1000 ml के बराबर। तो हम लोग लार्ज यूनिट लीटर से कहाँ जा रहे हैं, ml में, तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा, क्योंकि 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 7000 ml। तो 7 लीटर बराबर 7000 ml। गुणा करना है, कितने से करना है, ये तुम्हें ये याद रखोगे तो पता चल जाएगा। अगला जैसे देखना, अगला हमने लिखा 2 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है लीटर में। 2 मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये बताओ 1 मीटर क्यूब बराबर कितना है, 1000 लीटर। तो 2 मीटर क्यूब का मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1000 से, तो कितना आ जाएगा, 2000 लीटर। तो मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, कितने से करना है, ये याद रखना है कि कौन किसके इक्वल होता है, कौन किसके इक्वल होता है। तो यहाँ से आंसर बहुत आसानी से निकाल लोगे। क्या, जब भी लार्ज से स्मॉल में जाओगे, जब भी लार्ज से स्मॉल में जाओगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्या ये बात सभी को क्लियर है, अरे बोलो, क्या ये बात सभी को क्लियर है। तो जल्दी से 5 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं,
स्क्रीनशॉट करेंगे और उसके बाद और हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए भाई, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर चुके हैं। चलो अब अगला देखते हैं हम लोग कुछ और कन्वर्जन और कुछ क्वेश्चन भी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, टेंशन मत लो, अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे, बस 2 मिनट रुक लो, अभी बहुत क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे, बस 1 मिनट रुक जाओ। बस 1 मिनट रुक जाओ, अभी हम लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्या क्या कैसे करना है। तो हमने क्या बोला, लार्ज से स्मॉल में जाओगे तो गुणा करोगे, तो उल्टा चलो, अगर स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, तो इधर से कहाँ जा रहे हैं, लार्ज में, स्मॉल से कहाँ जा रहे हैं, लार्ज में। तो जब स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में जाओगे तो बेटा डिवाइड कर देना, क्या कर देना, डिवाइड। कितने से सर डिवाइड करेंगे, वो तुम्हें अभी बताए थे कि कौन किसके इक्वल होता है, वो याद रखना है। तो एक याद रखो, दूसरे को भूल जाओ, दूसरे में क्या करना है, डिवाइड। तो एक को याद रखो, दूसरे में उल्टा करना है, डिवाइड करना है, या मल्टीप्लाई ही करोगे तो माइनस में करोगे, माइनस में मतलब जैसे 10⁻³ 10⁻², ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं तो बोलता हूँ एक को याद रखो, क्या, लार्ज से स्मॉल में जाएंगे सर तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उल्टा हुआ स्मॉल से लार्ज में गए तो डिवाइड करेंगे। दोनों को अब सभी एग्जाम्पल को एक साथ मिक्सअप पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखना, अपने पास एग्जाम्पल है, अपने पास एग्जाम्पल क्या है, अपने पास है 7 ग्राम को कन्वर्ट करना है बेटा केजी में, केजी के इक्वल कितना होगा। तो सिंपल सा, ये बताओ ये क्या है, स्मॉल यूनिट, अरे बोलो, ये स्मॉल है, कहाँ जा रहे हैं, लार्ज में, कहाँ जा रहे हैं, लार्ज में। तो स्मॉल से लार्ज में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड। 7 ग्राम, तो वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ 1 केजी इक्वल कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। अरे बोलो, तो डिवाइड किससे करोगे, 1000 से, तो 7 ग्राम है ना, तो 7 ग्राम को 1000 से क्या कर दो, डिवाइड। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है, 10⁻³ ऊपर आएगा तो -3, तो क्या आ जाएगा, 7 × 10⁻³ केजी। अब ये ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, केजी में। अब किस में कन्वर्ट हो गया, केजी में। तो हमने क्या किया है, 1000 से डिवाइड किया है, या मल्टीप्लाई ही करना है तो माइनस पावर के साथ मल्टीप्लाई करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर लो। अगला एग्जाम्पल देखना, अगला एग्जाम्पल देखना, जैसे अगला हमें बोला है, अगला हमें बोला है कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में, तो पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में करना होगा, फिर उसके बाद किलोमीटर में होगा। तो इसमें 2 स्टेप होगा, सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना है तो पहले 5 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करो बेटा, मीटर में। किस में कन्वर्ट करो, मीटर में। मीटर के बाद फिर किलोमीटर में होगा, क्योंकि सेंटीमीटर का किलोमीटर से डायरेक्ट हम लोग नहीं अभी पढ़े हैं कितना होता है। तो पहले 5 सेंटीमीटर को मीटर में, तो हमेशा क्या हो रहा है, इधर पे स्मॉल से लार्ज में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल कितना होता है, 100, तो 100 से क्या कर दो, डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻² मीटर। अब मीटर आ गया, अब इसको कहाँ ले आना है, किलोमीटर में। मीटर को किस में ले आना है, किलोमीटर में। तो 1 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। तो अब इसको किलोमीटर में ले आना है तो क्या करें, 1000 से डिवाइड कर दें, इससे 1000 से डिवाइड कर दें। तो 1000 से यानी 10⁻³ तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻² पहले है, 10⁻³ और चला गया तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁵ किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 10⁻⁵ किलोमीटर। अगला देखना और एग्जाम्पल,
जैसे मान लो हमें दे रखा है 1 पिकोमीटर को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। 1 पिकोमीटर को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। तो ये बताओ पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है 10 की पावर माइनस 12 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है 10 की घाते माइनस 9 मीटर। अब ये बताओ क्या चेंजेस हो रहा है स्मॉल से लार्ज। ये भाई क्या है, ये स्मॉल है और ये क्या है लार्ज है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं स्मॉल से लार्ज, स्मॉल से कहाँ जा रहे हैं लार्ज। तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो क्या करें, कितना में डिवाइड करें सर, तो सिंपल सा इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है, इसके और इसके बीच में 10 की पावर 3 का अंतर है भाई। 10 की पावर 12 और 10 की पावर 9 है, तो अंतर कितना है 10 की घाते 3 का। तो यहाँ से यहाँ के बीच में डिफरेंस कितना है 10 की पावर 3 का। तो 1 पिकोमीटर, तो 10 की पावर 3 से क्या कर दें डिवाइड कर दें, क्या कर दें डिवाइड कर दें। तो 1 पिकोमीटर इक्वल सॉरी इसको डिवाइड कर दे कितना 10 की पावर 3 से। तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा अपने पास, आ जाएगा अपने पास 10 की पावर माइनस 3 नैनोमीटर। तो 1 पिकोमीटर बराबर होगा 10 की पावर माइनस 3 नैनोमीटर। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अरे बोलो, क्या ये बात सभी को क्लियर है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या ऐसे ही होगा क्या, 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 इसको उड़ा देगा, कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये तो 1000 हो जाएगा। 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डेल डिवाइड, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 10 की पावर माइनस 9 और ये ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आएगा 10। हाँ सही है, सही है, ठीक है, तो ये सही है। अगला देखना, जैसे मान लो बेटा अगला एग्जाम्पल हमने बोला कि एक फर्मी, एक नहीं हटाओ यार, एक बहुत हो गया, 6 फर्मी को कन्वर्ट करना है 6 फर्मी को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में, 6 फर्मी को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। तो पहले तो ये बताओ 1 फर्मी इक्वल कितना होगा 10 की घाते माइनस 15 मीटर, और 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर। इनके बीच में चेंजेस कितना हो रहा है बताओ 10 की पावर 6 का, कितना 10 की पावर 6 का। तो ये क्या है स्मॉल यूनिट, ये क्या है स्मॉल, और ये क्या है लार्ज। तो हम लोग उल्टा जा रहे हैं स्मॉल से लार्ज में। तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किससे 6 से। तो 6 फर्मी को डिवाइड कर दो किससे 10 की पावर 6 से। तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो यहाँ से हमारा आंसर एक 6 फर्मी इक्वल आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 नैनोमीटर के। 6 फर्मी बराबर इतना नैनोमीटर होगा, 6 फर्मी बराबर इतना नैनोमीटर होगा। अगला देखना, अगला एग्जाम्पल देखना भाई। जैसे हमने बोला कि बेटा एक काम करो 3 लीटर को ना मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, 3 लीटर को मीटर क्यूब में। तो 3 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर होता है क्या। ये यूनिट कैसी है स्मॉल, ये कैसी है स्मॉल, ये कैसी है लार्ज। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग उल्टा, जब उल्टा जा रहे हैं स्मॉल से कहाँ जा रहे हैं लार्ज में, तो क्या करेंगे डिवाइड। तो 3 को डिवाइड कर दो 1000 से, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो 3 लीटर बराबर कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो सिंपल सा तुम्हें क्या याद रखना है, अगर स्मॉल से लार्ज में दिक्कत यही करता है, मल्टीप्लाई वाला तो बहुत इजी है, मल्टीप्लाई वाला तो कोई भी कर सकता है, मल्टीप्लाई सिंपल है, सीधा सीधा है, कोई भी कर सकता है। दिक्कत कौन करता है डिवाइड वाला, दिक्कत कौन करता है बेटा डिवाइड वाला। तो ध्यान रखना डिवाइड वाले में बस ये याद रखना कौन किसके इक्वल होता है, तो ये कर सकते हो कि कौन किसके इक्वल है। तो इतना मुझे लगता है एग्जाम्पल आपको बहुत है, बाकी और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते रहेंगे। तो अभी इतना आप लोगों के लिए सभी को सफिशियंट है मुझे लगता है। इतना एग्जाम्पल आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें,
5 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। 1 2 3 4 5। चलो भाई, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लिए? अरे बोलो, क्या सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लिए? चलो, तो सभी लोग अगर स्क्रीनशॉट कर लिए तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या है यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन तो पूरा ख़त्म ही कर देते हैं आज। यूनिट कन्वर्जन पूरा ख़त्म कर देते हैं आज। यूनिट कन्वर्जन रहेगा ही नहीं, कल केवल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमें चैप्टर बहुत जल्द समाप्त करना है, क्योंकि बेटा आपका सिलेबस थोड़ा हमें फास्ट खींचना होगा। तो इसलिए टेंशन मत लो, फास्ट चलेगा, लेकिन फास्ट के चक्कर में चीज़ें छोड़ेंगे नहीं। हर एक चीज़, हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन आपको हर तरीके का बताएंगे। और आपको टेलीग्राम पर मैंने चैनल भी बना रखा है अपना, वहाँ पर आप जा करके क्वेश्चन ले लेना, मैं अपलोड कर दूंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ताकि काम हमारा हो जाए। भाई अगर ये बताओ, इतना हम लोग पढ़े हैं, ये बताओ इतना पढ़े हैं, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? तो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइज के DPPs दे दूंगा, उन्हें आप लोग सॉल्व कर लेना। तो इससे क्या होगा, कुछ तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ तुम सॉल्व कर लोगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या बात सभी को क्लियर है? चलो आ जाओ। अब हम लोग थोड़ा अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं दाब, 4th नंबर, दाब, जिसको प्रेशर बोलते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला तो यही, क्या सर, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये पहला चीज, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दाब को किससे व्यक्त करते हैं? P से, बल F से, क्षेत्रफल A से। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पास्कल। शॉर्ट में इसको PA लिखता है, ऐसे PA। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। अब दाब की इकाई क्या है मापने की? तो दाब की 4-5 इकाइयां हैं। सबसे फेमस इकाई क्या है? सबसे पहला है ATM। ATM, ATM को इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय दबाव। तो ATM को इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। हमें इसी में रखना है, क्योंकि ये SI यूनिट है, ठीक है, तो हम लोग इसी में यूज करेंगे। दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है एक ATM इक्वल होता है 760 टॉर्क, 760 टॉर्क। अगला एक ATM इक्वल होता है बेटा 760 mmHg के। mmHg मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी मरकरी, आप लोग वो थर्मामीटर देखे हैं ना, उसमें जो मरकरी होती है उसके अकॉर्डिंग। तो mmHg मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी मरकरी के दाब के बराबर एक ATM। अगला इक्वल होता है कितना? मिलीमीटर के बजाय क्या लिख दे? 76 सेंटीमीटर Hg, 76 सेंटीमीटर Hg। अगला एक ATM बराबर क्या होता है? एक ATM बराबर होता है 1 बार। क्या होता है? 1 बार। अगला एक ATM बराबर होता है 1.10325 इंटू 10⁵ पास्कल, 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, कैलकुलेशन में हम लोग इसको सीधे 10⁵ ले सकते हैं, जरूरत पड़ा तो, क्योंकि 1.10325 को
अप्रॉक्स या राउंड अप में एक ले सकते हैं, तो एक का इससे मल्टीप्लाई करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक एटीएम 10⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल के बराबर होता है। तो अप्रॉक्स में ज़रूरत पड़ेगा तो ये ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जैक्ट करवाता है तो ये याद तुम्हें रखना है। ठीक है भाई। तो हमारे पास ये है प्रेशर की यूनिट, क्या है हमारे पास ये प्रेशर की यूनिट, क्या क्या। पहला तो है देखो एटीएम, जिसको वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। एक एटीएम 760 टॉर्क के बराबर होता है। एक एटीएम 760 mmHg के बराबर होता है। एक एटीएम 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर। एक एटीएम 1 बार के बराबर। यानी एटीएम और बार दोनों सेम होते हैं, एग्जैक्ट सेम नहीं होते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस होता है, 0.983926 होता है, लेकिन अप्रॉक्स में एक ले सकते हैं। और एक एटीएम 1.10325 इंटू 10⁵ पास्कल, जिसको अप्रॉक्स में 10⁵ पास्कल दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो एक आग एग्जाम्पल समझते हैं। हमें बोल रहा है 2 एटीएम को टॉर में कन्वर्ट करो भाई। 2 एटीएम को किस में कन्वर्ट करना है? टॉर में। तो सिंपल सा ये बताओ, एटीएम लार्ज यूनिट है, एटीएम सबसे लार्ज यूनिट होती है, तो एटीएम क्या हो गई? लार्ज। और टॉर क्या हो गया बेटा? स्मॉल यूनिट। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? लार्ज से स्मॉल। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई किससे? किससे? टॉर से। 760 टॉर। तो 2 × 760, तो कितना आ जाएगा ये? 2 शून्यम शून्य, 6 दूना 12, 7 दूनी 14, 1 15, तो 1520 टॉर आ जाएगा। तो 2 एटीएम